हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा आपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं। आपकी 15 जून और 16 जून की पढ़ेंगे। 16 जून की करंट अफेयर्स, लेकिन हम लोग पहले आज की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले कल की करंट अफेयर्स को एक बार सेशन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पीएम मोदी इज गोइंग टू चेयर द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑन जून 16 एंड 17 2022। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून 2022 को किस शहर में चीफ सेक्रेटरीज के पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? तो बताएं आप कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 16 जून और 17 जून को किस शहर में चीफ सेक्रेटरीज के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? ये जा रहे हैं बच्चों धर्मशाला शहर में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में भारत के प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरीज के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं बच्चों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। इस सम्मेलन पे 3 थीम्स पर चर्चा होगी। पहली थीम हमारी रहेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा थीम हमारा रहेगा अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस का मतलब होता है बच्चों शहरी शासन। यहाँ पर तीसरी थीम क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि फसल विविधीकरण। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री धर्मशाला शहर में हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरीज के साथ पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड विंड डे? विश्व पवन दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? किस दिवस को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों 15 जून को। 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको हम लोग ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। वर्ल्ड विंड डे को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। ये दिन सबसे पहले 2007 में ऑब्जर्व किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इस दिन को 2007 में ऑब्जर्व किया गया था। इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम वर्ल्ड विंड डे भी है। हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 14 जून 2022। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव स्कीम के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? ये किया गया था बच्चों कहाँ से? कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के शिरडी साई नगर के लिए ये ट्रेन को क्या किया गया? रवाना किया गया भारत गौरव स्कीम के तहत बच्चों। ओके, इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ओके, कोयम्बटूर से महाराष्ट्र शिरडी साईनगर के लिए। ओके, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या ये है? विच टेलीकॉम कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स इन जून 2022? जून 2022 में किस टेलीकॉम कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन काफी बार बार आ रहा है करंट अफेयर्स में।
इसका मतलब है क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक की बार इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार समझो उसको, इंपॉर्टेंट समझो क्वेश्चन को, है ना। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। ओके, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, धीमे धीमे स्लाइड हो जाए बेटा। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज announced the formation of a 5-member drafting committee to implement the much talked about uniform civil code. Who is the chairman of this committee? पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो बहुत लंबा कह रहा है, पूछी सिर्फ एक ही चीज है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी की चेयरमैन है बच्चों रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई इस कमेटी के क्या है? चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर उत्सव हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत का पहला लेवेंडर उत्सव हाल ही में किस शहर या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये किया गया है बच्चों जम्मू और कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। लेवेंडर क्या है? एक प्रकार का पौधा है, इसकी पूरी खेती यानी कि लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और ये फेमस किस वजह से? अपनी सुगंध की वजह से। क्या है बच्चों? अपनी खुशबू की वजह से क्या है? फेमस है। ओके, चलिए, उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन यदि हम बता दें, इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। ओके, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सलीम घोष हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? सलीम घोष का निधन हो गया हाल ही में, वह किस चीज से फेमस थे? वो थे एक्टर के रूप में फेमस थे बच्चों। किसके रूप में फेमस थे? एक्टर के रूप में। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे रहा आपका क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है? ये किया गया बच्चों उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन पे। ध्यान रखेंगे, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उज्जैन पे। उज्जैन क्या है? एमपी का बच्चों क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम। क्वेश्चन किससे संबंधित है? अग्निपथ स्कीम से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। अब इनके हिसाब से स्टेटमेंट ये दिया है, क्या द स्कीम एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सिक्योरिटी? इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अच्छा जी, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्कीम इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस योजना की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो बच्चों ये चीज गलत है। हाँ, ये चीज जरूर है कि इस योजना का उद्देश्य नेशनल सिक्योरिटी को क्या करना? मजबूत करना है। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन था बच्चों? रक्षा मंत्रालय था। यहाँ पे इस वजह से सिर्फ क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? फाल्स हो गया। यहाँ पे अग्निपथ स्कीम से संबंधित यदि स्टेटमेंट देखा जाए तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों क्या है? करेक्ट है। ओके, अगर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होता तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर कैसे होते बच्चों? सही होते एकदम। तो डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस स्कीम, रक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम को क्या किया है? लॉन्च किया है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डायबिटीज।
किसके संबंध में स्टेटमेंट दिया गया बच्चों? ये डायबिटीज के रेफरेंस में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन टाइप 1 डायबिटीज में द बॉडीज इंसुलिन प्रोडक्शन आइदर गोज डाउन और द सेल्स बिकम रेसिस्टेंट टू द इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी का इंसुलिन उत्पादन या तो कम हो जाता है या कोशिकाएं इंसुलिन के क्या हो जाती हैं, रेसिस्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? टाइप 2 डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर द पैनक्रियाज कंप्लीटली स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है, टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन पूरी तरह से क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब आपके हिसाब से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर ए सही है तो ए बताएं, बी सही है तो बी बताएं, दोनों सही है तो बोथ ए एंड बी, यदि दोनों नहीं सही है तो नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ना तो ए सही है और ना ही स्टेटमेंट क्या है, बी सही है। ओके, जबकि हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ना ए सही है ना बी सही है बच्चों। ओके, तो है क्या कि अभी पिछले सप्ताह में ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें ये कहा है कि टाइप 1 डायबिटीज के निदान, उपचार और प्रबंधन के दिशा निर्देश क्या किए इन्होंने, जारी किए हैं। अब इनके हिसाब से है क्या कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पैनक्रियाज क्या होती है, पूरी तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस करने क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। तो टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसे सॉरी टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन पूरी तरह से क्या कर देता है बच्चों, बंद कर देता है। इनके हिसाब से टाइप 1 डायबिटीज में ये था। अच्छा, ठीक है, यही है ये। इंसुलिन क्या है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो लीवर, फैट और बॉडी की अन्य कोशिकाओं में अवशोषण को बढ़ाकर या घटाकर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज यही होती है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पैनक्रियाज पूरी तरह से इंसुलिन का उत्पादन क्या कर देता है, बंद कर देता है। यदि टाइप स्टेटमेंट ए पे यही होता तो फिर क्या होता, आपका कम से कम यहाँ पर ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता। ये तो थी आपकी कल की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन 15 जून की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 16 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। आइए डिस्कशन करते हैं। बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16 जून की करंट अफेयर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवार्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर 16 जून 2022 बाय अंबुज सर। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरीके से समस्या हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर के हेल्प से आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने पे, चाहे वो यूट्यूब से, या कोई भी पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच कंट्री the agricultural and processed food products export development authority has organized 8-day long mango festival? कितना बड़ा क्वेश्चन। इन विच कंट्री, किस देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि किस देश में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 8 दिन का आम उत्सव आयोजन किया? ये किस देश ने किया है बच्चों? बहरीन ने। किसने किया है? बहरीन ने। तो ध्यान रखेंगे, तो बहरीन देश ने 8 दिन का आम का उत्सव आयोजन किया है। ओके, एपिडान। ओके, तो बहरीन ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है। इस आयोजन में है क्या कि आम की 34 वैरायटियां दिखाई गई हैं। भारतीय आम की इसमें क्या की गई है बच्चों? 34 वैरायटी दिखाई गई इस महोत्सव में। तो 34 तरह के आमों की प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाई गई लगा के। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
Which state has topped amongst all the states and UTs in e-services delivery assessment according to the NESDA 2021 report? नेस्डा 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ई सेवा वितरण यानी कि ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य टॉप पर है? किस स्टेट ने टॉप किया है ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट पे नेस्डा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो ये किया है बच्चों केरल सरकार ने। ठीक है, केरल राज्य ने क्या किया है? टॉप किया है। ओके, तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट ने 2021 का प्रसंस्करण अपना 12 जून को लॉन्च किया है और उन्होंने ये पाया है कि केरला सबसे टॉप स्टेट रहा है बच्चों ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। What is the rank of India in the World Competitiveness Index for the year 2022? वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत के स्थान के बारे में बात कर लें। इसमें भारत का 37वां स्थान है। कौन सा है? 37वीं रैंक है भारत की। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया यदि बात कर लें तो कितनी? भारत की 37वीं रैंक है। टॉप पे देखा जाए तो टॉप पे सबसे पहले कौन सा है? टॉप पे डेनमार्क है। कौन है बच्चों? डेनमार्क सबसे टॉप पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पे, फिर भारत कहीं 37वें नंबर पे, इसके बाद और भी देश हैं। ओके, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पर भारत की 37वीं रैंक है, सबसे टॉप पोजीशन पर डेनमार्क है, और जबकि स्विट्जरलैंड क्या है? दूसरी पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Who has been appointed as the लोकायुक्त ऑफ कर्नाटक in June 2022? जून 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में जस्टिस बी.एस. पाटिल को नियुक्त किया गया है। जस्टिस बी.एस. पाटिल पहले से कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या थे? कर्नाटक के हाई कोर्ट में जज थे। इन्होंने उपाल लोकायुक्त में भी इन्होंने क्या किया है? सेवा की है। लोकायुक्त में अपॉइंट होने से पहले ये उपाल लोकायुक्त में क्या कर चुके हैं? सर्व कर चुके हैं। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या थे बच्चों? जज थे। ओके, लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने से पहले इन्होंने उप लोकायुक्त के रूप में क्या किया है? कार्य किया है। ओके, जबकि कर्नाटक में लोकायुक्त का पद पोस्ट जनवरी से खाली है। ओके, जनवरी से खाली है, जब मौजूदा जस्टिस पी विश्वनाथ शेट्टी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। तो ध्यान रखें, कर्नाटक के लोकायुक्त कौन है? किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस बी.एस. पाटिल को। जस्टिस बी.एस. पाटिल कर्नाटक के पहले हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? जज रह चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, which country has become the largest importer which, एक सेकंड उसको थोड़ा अलर्ट कर लेते हैं ऊपर वाली लाइन को भी। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, which country has become the largest importer of Indian broken rice during 2021-22? आप बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड, which country has become the largest importer of Indian broken rice during 2021-22? कौन सा 2021-22 सत्र के दौरान कौन सा कंट्री, कौन सा देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? 2021-22 सत्र के दौरान कौन सा देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? ये बन गया है चाइना बन गया है। कौन बन गया है? चाइना बन गया। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना पहला देश बन गया है भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इनॉग्रेटेड द तुकाराम टेम्पल लोकेटेड इन पुणे? पुणे में तुकाराम मंदिर स्थित है, उसका उद्घाटन किसने किया?
तो उसके उद्घाटन के बारे में बात करें, उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में स्थित तुकाराम मंदिर का क्या किया, उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश टाइगर्स विल बी मॉनिटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू ड्रोन्स। इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में, किस राष्ट्रीय पार्क में पहली बार ड्रोन की मदद से टाइगर्स को वहां पे क्या किया जाएगा, मॉनिटर्ड किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सबसे पहली बार ड्रोन की मदद से मॉनिटर्ड किया जाएगा टाइगर्स को, किस नेशनल पार्क में बच्चों, पन्ना नेशनल पार्क में। तो ध्यान रखेंगे, पन्ना नेशनल पार्क में सबसे पहले ड्रोन की मदद से, पहली बार जो ड्रोन की मदद से यहाँ पे टाइगर्स की निगरानी की जाएगी, मॉनिटर्ड किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। किसके संबंध दिया, भारत में जनगणना के संबंध में क्या दिया गया है बच्चों, स्टेटमेंट दिया गया है, रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। ओके जी, तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत एक यूनियन सब्जेक्ट का विषय है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन, द 2011 सेंसस वाज द 15th सेंसस इन इंडिया। 2011 की जनगणना भारत में 15वीं जनगणना थी। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है बच्चों। ओके, तो बात कर लें भारत के संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जनसंख्या जनगणना का एक संघ का विषय है। बिल्कुल सही बात कही, इसे संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। और जबकि देखा जाए तो भारत की कौन सी जनगणना है, ये भारत की क्या है, 15वीं जनगणना है बच्चों। ओके, भारत की कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, जो कि कोविड के कारण क्या होगी बच्चों, पोस्टपोन हो गई है। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो भारत की जनगणना के संबंध में यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे दिए हैं, एकदम राइट दिए हैं, एकदम सही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 किस संबंध पे स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लंपी स्किन डिसीज। किस पे बच्चों, लंपी स्किन डिसीज के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है, रिगार्डिंग LSD यानी कि लंपी स्किन डिसीज। ओके, जी पहला स्टेटमेंट पढ़े, इसके हिसाब से क्या है, इट इज अ वायरल डिजीज ऑफ रैट्स। यह चूहों का एक वायरल रोग है। ऑप्शन स्टेटमेंट बी, इट वाज फर्स्ट सीन एज एन एपिडेमिक इन जाम्बिया इन 1929। इसे पहली बार 1929 में जाम्बिया में महामारी के रूप में देखा गया था। अब बताएं कि इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। तो ध्यान दें, यहाँ पर देखा जाए तो ये एक चूहों की बीमारी नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गलत डिक्लेयर किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इसको जम्बिया में पहली बार महामारी के रूप में 1929 में इसको देखा गया। हाल ही में गुजरात के 5 जिलों में, अब देखिए पहले तो स्टेटमेंट यहाँ पे बी सही है, इसलिए हम इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब है क्या कि बी हाँ सही है, इसके हिसाब से इसका आंसर को भी बोल्ड करते हैं। अब हाल में ही क्या देखा गया कि गुजरात के 5 जिलों में लगभग, गुजरात के 5 जिलों में लगभग 1229 कैटल गांठदार त्वचा रोग से संक्रमित हुए हैं। ओके, तो गुजरात के लगभग 5 जिलों में 1229 कैटल क्या हुए, लंपी स्किन डिसीज से इन्फेक्टेड हुए हैं। LSD है क्या, ये किसके इन्फेक्शन के कारण होता है, ये हम बता दें कि LSD मवेशियों या भैंस के पॉक्स वायरस गांठदार त्वचा रोग वायरस के संक्रमण के कारण होता है।
तो चूहों की फैलने वाली बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। इस स्टेटमेंट को पहले से ही क्या कर दिया गया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मृत्यु दर 10% से भी कम, यानी कि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है फिलहाल। ये है कि इन्फेक्शन है एक प्रकार का, है ना, कैटल्स में, मवेशियों में, भैंसों में। तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है फिलहाल, 10% से कम है, यानी कि मरने की संख्या ज्यादा नहीं है। ओके। लंपी स्किन डिसीज इज प्राइमरीली spread between animals by biting insects such as mosquitoes and butting flies। है क्या कि लंपी स्किन डिसीज एक ऐसी नॉर्मल बीमारी से क्या होता है, कीड़े वगैरह एक दूसरे काट लेते हैं, जैसे मक्खी हो गई, है ना, मच्छर हो गई, ये अगर काट लेते हैं जाके स्किन पे जाके, उसमें क्या होती है, गांठदार त्वचा बन जाती है बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो गांठदार त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने जैसे कीड़े के काटने से जानवरों के बीच क्या होता है, फैल जाता है। ओके, तो ये था एलएसडी लंपिंग स्किन डिसीज के बारे में। तो ये बताया गया चूहों की बीमारी नहीं है, पहली बात तो ये कैटल में देखी गई है। गुजरात के 5 जिलों में लगभग 1229 कैटल में ये बीमारी देखी गई है। ओके, इसको बफेलो में देखा गया है। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृत्व दर लगभग 10% से भी कम है। लंपी स्किन डिसीज ऐसे फैल जाता है जैसे कि मच्छर और मक्खियों के काटने जैसे कीड़ों के काटने से जानवरों के बीच में क्या होता है, फैलता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू होलोज। किसके संबंध में स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, होलो के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है विद रेफरेंस टू हेलोज। ओके, हेलोज यानी कि इसको वो आभा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आभा मंडल। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट फॉर्म्स व्हेन लाइट फ्रॉम द सन और मून इज रिफ्रैक्टेड बाय आइस क्रिस्टल्स एसोसिएटेड विद थिन हाई लेवल क्लाउड्स। यह तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा से प्रकाश पतले उच्च स्तरीय बादलों से जुड़े बर्फ के क्रिस्टल द्वारा क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट, a 22 डिग्री हेलो इज अ रिंग ऑफ लाइट 22 डिग्रीज फ्रॉम द सन। 22 डिग्री आभा मंडल सूर्य से 22 डिग्री प्रकाश का एक क्या है, वलय है, यानी कि रिंग है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि इस हेलोज के संबंध में आपका स्टेटमेंट कैसे हैं दोनों। तो हम बताएं आपको कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। हेलोज के रेफरेंस में यहाँ पर ये देखा गया है कि बच्चों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम अपनी जगह पे क्या है, परफेक्ट हैं। ओके, बिल्कुल अपनी सही राय दे रहे हैं। यानी कि ये हेलोज तभी बनता है जब सूर्य या चंद्रमा से प्रकाश किसी पतले उच्च स्तरीय बादलों से जुड़े बर्फ के क्रिस्टल द्वारा क्या होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं। और ये 22 डिग्री हेलोज से 22 डिग्री प्रकाश का एक क्या है, वलय है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों क्या है, सही है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। कल फिर मुलाकात करते हैं अपने 17 जून की करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक बने रहिए बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। आप एकदम पढ़ते रहें, आप मस्त रहें, बस यही ईश्वर से कामना है। ठीक है, चलिए, तब तक फिर मुलाकात होगी। राधे राधे आप सभी लोगों को। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।